जय हिंद मेरे दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं लेके आऊं आपके लिए आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट चौथा, जो आपके जीके जीएस का रहने वाला है। दोस्तों, आज इस क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो रेलवे में आते हैं आपके लिए। तो हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्लास में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ तो बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो दोस्तों तो अच्छे से शुरू से अंत तक क्लासेस डेली देखना। क्वेश्चन यहां से फंसेंगे, हम हर एक क्वेश्चन का तोड़, हर एक क्वेश्चन का ट्रीटमेंट करते हुए चलेंगे दोस्तों, ताकि हर एक क्वेश्चन यहीं से देखने को मिले। ठीक है, बिल्कुल हम अच्छे से पढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है जो भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी डेट आने वाली दोस्तों 2 दिसंबर से चालू हो जाएंगे। 12 दिसंबर तक एग्जाम है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। कम समय बचे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हर क्वेश्चन का ट्रीटमेंट करते हुए चलेंगे दोस्तों, ताकि हर क्वेश्चन हमारा यहीं से देखने को मिले आपके एग्जाम में। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, कर्नाटक, मेघालय या छत्तीसगढ़? ये इसका हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। कमेंट करिए। दोनों ही लैंग्वेज में है क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आप ही कहते हो कि सर जी दोनों लैंग्वेज लाया करो, तो मैं आपकी डिमांड को पूरा करते हुए लेके आऊं। पहले हम इसका आंसर टिक करेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है दोस्तों। अब हम इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा लिख लो दोस्तों, सबसे बड़ा। पहला क्वेश्चन तो आपको यही बनेगा कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे बड़ा। और दूसरा सबसे छोटा। दूसरा क्या बनेगा? छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब देंगे। सभी वीर दोनों क्वेश्चंस के जवाब देंगे। और सबसे ज्यादा किस राज्य में है? किस राज्य में सबसे ज्यादा है दोस्तों? 4 क्वेश्चन आपके यहां पे बनेंगे दोस्तों। किस राज्य में ज्यादा है और किस राज्य में, और सबसे कम किस राज्य में है दोस्तों? ठीक है, ये 4 क्वेश्चन पहले हम करेंगे, फिर इसके आगे की और करेंगे। ठीक है, तो पहला तो हमारा यही कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भाई बताइए? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना। हेमिस कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना स्टूडेंट्स? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस, इसकी लोकेशन ध्यान रखना स्टूडेंट्स। इसकी जो लोकेशन है वो लद्दाख में, लद्दाख। ठीक है, इसकी लोकेशन ध्यान रखना, लद्दाख में। अब हम मैंने बात करी छोटा। छोटा कौन सा है सबसे? बताइए अगर आपको पता हो तो छोटा कौन सा है? साउथ बटन। क्या ध्यान रखोगे? साउथ बटन। साउथ बटन ये सबसे छोटा है। ये कहां पर है? अंडमान निकोबार आइलैंड में। अंडमान और निकोबार आइलैंड में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में दोस्तों। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस राज्य में सबसे ज्यादा है दोस्तों? तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। सबसे ज्यादा किस राज्य में है दोस्तों बताइए? तो ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा एमपी में है दोस्तों। एमपी में सबसे ज्यादा है दोस्तों। कितने? 11 हैं, कुल 11 हैं। कितने? 11। और सबसे कम किस में है दोस्तों बताइए? सबसे कम किस में है दोस्तों? ये वाला एक पॉइंट हटाइए, यहां से देखिए कि सब पहले नंबर पे एमपी है, दूसरे नंबर पे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों असम है। असम दूसरे पे आप असम ध्यान रखेंगे। उसमें भी कितने? 9 हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अभी जो सबसे नया अगले जो इंग्लिश वर्जन है हम वहां पर देख लेते हैं। नया कौन सा है दोस्तों? नया न्यू 2021 में बनाया दोस्तों। नया तो वो ध्यान रखना, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। रायमोना ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। रायमोना कब बनाया? 2021 में। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पहला सबसे पहले बनाया गया था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लिख लो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कब बना? 1936 में। ध्यान रखना, 1936 में बना राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कब बना दोस्तों? आप इसका डेट ध्यान रखना, 1936 में बना। कब बना? 1936 में। इसकी लोकेशन भी आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों, 1936 में। ये दोस्तों कहां पर है? यूके में है। यूके मतलब उत्तराखंड में। तो ये सभी फैक्ट जो आपको ध्यान रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिए, इनसे जो भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। बेफिक्र रहिए दोस्तों, शुरू से अंत तक वॉच करेगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का तोड़ करते हुए हम चलेंगे। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भाई जलप्रपात की बात छेड़ दी तो कुछ इंपॉर्टेंट हम जलप्रपात भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। चलिए बताइए। हम हर संडे को दोस्तों मैथ की क्लास लेके आएंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हर संडे को डिस्कस करेंगे।
तो हमें पूछा आयतन की दृष्टि से, तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा है तो वो है शिव समुद्र जलप्रपात दोस्तों। किस नदी पर है दोस्तों आयतन की दृष्टि में सबसे बड़ा? तो ध्यान रखना कावेरी रिवर, कावेरी नदी पर है, ठीक है। ये तो बात कर ली आयतन की दृष्टि से। सबसे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि सबसे बड़ा मतलब कि जो जलप्रपात कौन सा सबसे बड़ा पूछ ले, तो सबसे बड़ा तो नाम ध्यान रखना दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात, जिसको गरसोप्पा जलप्रपात एग्जाम में पूछा था। सबसे बड़ा कौन सा है? गरसोप्पा। इसको गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। गरसोप्पा जलप्रपात। इसको जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, इसको जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही नाम इसी के हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन पूछ ले कि जोग जलप्रपात का है तो आप ये मत बोल देना कि हमने जोग जलप्रपात पढ़ा ही नहीं है। दोस्तों इसी का ही अदर नेम है, गांधी जलप्रपात भी इसी के अदर नेम है, ठीक है। अब दोस्तों सब हमें पता चल गया कि ये सबसे बड़ा है, लेकिन ये किस नदी पर है? किसी को पता है? कमेंट करें। अगर आपको ये किसी को पता है तो ये कमेंट करें, बताइए दोस्तों, बताइए। तो ध्यान रखना दोस्तों ये शरावती रिवर पर है। किस रिवर पर है? शरावती रिवर पर, लिख लो शरावती रिवर, शरावती रिवर पर है। किस रिवर पर साथियों? ध्यान रखना एग्जाम पूछा था शरावती नदी। ये किस रिवर पर है? शरावती नदी। कहां पर है भाई? कर्नाटक में, लिख लो दोस्तों कर्नाटक में, कर्नाटक में ये कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक में है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेंगे। और धुआंधार जलप्रपात दोस्तों ये एमपी में है, एमपी में कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर, लिख लो इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर है ये चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी पर। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, लिख लो यहां पे छत्तीसगढ़। ये सभी फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप कि ये सभी फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर होमवर्क में देके जा रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? मांडवी नदी पर सभी वीर कमेंट करके बताएंगे कि मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन तीसरा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, किस धर्म की महिमा है वो क्या है? जिस धर्म की महिमा है वह है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या इनमें से कोई नहीं। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन क्या रहेगा। कमेंट करिएगा स्टूडेंट्स, क्या ऑप्शन सही रहेगा, कमेंट करिए दोस्तों। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे जैन धर्म को टिक कर रहे हैं उनका जवाब ये पूर्णतः सत्य है। बात करें दोस्तों जैन धर्म की, ध्यान से सुनना एक एक फैक्ट को दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इसके पहले तो ये पूछा जाएगा कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन है। रुको मैंने आपको इंग्लिश का इसका बताया नहीं, रुको इसका इंग्लिश वर्जन भी है, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आप लोग कमेंट करिए, पढ़ लीजिए, ये इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहला यही पूछा जाएगा कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन है जैन धर्म का। क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा पहले तो। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक थोड़ा गलत लगा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। वास्तविक संस्थापक, पहला क्वेश्चन तो अपना यही बनेगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक आप मुझे बताइए। तो मेरे वीरों तो ध्यान रखना, वास्तविक संस्थापक बोले तो महावीर स्वामी। कौन है भाई? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक हैं। ये कौन है भाई? महावीर स्वामी कौन है? 22वें, कौन से नंबर के? 24वें तीर्थंकर हैं दोस्तों। कितने? 24वें तीर्थंकर है। कुल 24 तीर्थंकर हुए थे दोस्तों, ठीक है, 24वें तीर्थंकर है। और इसका जो इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है? वही प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या है? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह, इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है भाई बताइए अगर किसी को पता हो। इनका जो दोस्तों प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? शेर है, जिसको आप सिंह भी पढ़ते हैं, सिंह, शेर है भाई, शेर। क्या लिखोगे भाई? शेर, जिसको आप कई जगह सिंह भी देखते हैं, सिंह है ना, सिंह, शेर कह लो या सिंह कह लो, ठीक है, शेर दोस्तों, ठीक है। और भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, इस वाले पेज पर देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तीर्थंकर कौन है भाई? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका प्रतीक चिन्ह बताते जाना है, ठीक है। पहले अगर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना ऋषभदेव है भाई, ऋषभदेव। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या किसी को पता हो तो बता दो भाई। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है भाई? किसी को पता है तो बता दो, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। क्या है? सांड। कई जगह वृषभ भी दे सकता है, बैल भी दे सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरे नंबर के जो तीर्थंकर है उनका नाम क्या है? किसी को पता है तो बताएं। अजीतनाथ। कौन है भाई? अजीतनाथ, लिख लो अजीतनाथ,
दूसरे तीर्थंकर कौन है भाई? अजीतनाथ। और जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो क्या है भाई? अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है किसी को पता है? तो अगर पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है। अब तीसरे भी मैं वही तीर्थंकरों के नाम बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। संभवनाथ। अब इनका प्रतीक चिन्ह क्या है भाई? संभवनाथ जी का घोड़ा है। क्या भाई? घोड़ा, या ध्यान रखना घोड़ा है। संभवनाथ जी का क्या है? घोड़ा है। और भी हैं दोस्तों, 3 हमने देख लिया। अब और इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये तो क्वेश्चन है अगला, अगले पेज पर मैं आपको बता देता हूं। 22वें तीर्थंकर पूछा जाता है। 22वें पूछा जाता है, 23वें पूछा जाता है, 22वें और 23वें और पूछा जाता है। ये 2 और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 22वें ध्यान रखेंगे, नमेतीनाथ कुछ नाम। 22वां पूछा जाता है दोस्तों, अरेस्टी कुछ करके नाम है दोस्तों। अरेस्टी नेमी ना, हाँ अरेस्टी नेमी नाम है, लिख लो दोस्तों। ये भी पूछा जाता है अरेस्टी नेमी, अरेस्टी नेमी, ठीक है। ये भी पूछा जाता है अरेस्टी नेमी, नाम ध्यान रखना, ये अरेस्टी नेमी। इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो क्या है? अगर किसी को पता है तो बताइए, इनका प्रतीक चिन्ह बताइए दोस्तों आप लोग, ठीक है। और जो 23वें हैं वो पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 23वां तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पार्श्वनाथ एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है, शंख नहीं, इनका सांप है, माफी चाहता हूं, इनका सांप है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है मेरे वीरों वो सांप है, सांप, ठीक है, सांप है। और इनका जो है वो शंख है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे जो प्रश्न का जवाब बी ऑप्शन है। बेफिक्र रहिए, हर एक क्वेश्चन को जड़ से खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन 4, दीनबंधु छोटू राम, दोस्तों ये छोटू है, ठीक है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? इसमें हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, बताइए क्या रहेगा इसका सही ऑप्शन? हरियाणा इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ये इसका इंग्लिश वर्जन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बताइए, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्वेश्चन 5, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग या लोकसभा? इजी क्वेश्चन है, सभी वीर कमेंट कर देंगे। ये इंग्लिश वर्जन है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं। तो बिल्कुल हम इसमें ज्यादा देर नहीं लगेंगे। जो अंतिम निर्णय जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है दोस्तों। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, बेफिक्र रहिए, करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे इस क्लास में देखने को, ठीक है। तो आप कमेंट करते रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में श्री कल्ली धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? ये आगे आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। स्टूडेंट्स बताइए भाई, अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने क्लास को लाइक नहीं किया है, मेरे सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। आपका लाइक हमें बताएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो क्लास को सभी भी लाइक और शेयर करें। आप दोस्तों जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को शेयर करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक क्लास को शेयर करिए। आपके सभी भाई बहनों मित्रों के साथ क्लास को शेयर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। तो उत्तर प्रदेश अगर आप लोग टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों। इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा वो यूपी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सा मोनोसेक्राइड मानव शरीर में बहुसंख्यक पाया जाता है? मतलब वो कौन सा मोनोसेक्राइड है जो मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, बहुमात्रा में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड्स इज फाउंड इन मेजोरिटी इन दी ह्यूमन बॉडी? डी टाइप, एल टाइप, एल डी टाइप या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो डी टाइप पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से मतलब निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन और दृश्यक वर्णन दोनों के रूप में कार्य करता है? थायमिन, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन या रेटिनल? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पर हम कुछ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे इसको भी, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो पहले तो हम इसका आंसर टिक करेंगे कि गुरुजी रेटिनल। ये किस विटामिन का केमिकल नेम है? विटामिन ए, विटामिन ए। ये किसका केमिकल नेम है मेरे वीडियो? विटामिन ए केमिकल नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन ए इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम है, ठीक है, केमिकल, ठीक है, विटामिन ए लिख लो दोस्तों। विटामिन ए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए। ये इसका केमिकल नेम, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनल, ठीक है।
और इससे जो बीमारी होती है दोस्तों वो कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं रतौंधी। इसकी जो कमी से जो बीमारी होती है वो दोस्तों कौन सी होती है? रतौंधी। कौन सी होती है मेरे वीरों? रतौंधी बीमारी इसकी कमी से होती है, ठीक है। रतौंधी बीमारी आप ध्यान रखेंगे, इससे जो होने वाली बीमारी कौन सी? रतौंधी। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। अब जैसे थायमिन हो गया, ये विटामिन B1 का केमिकल नेम है, विटामिन B1 का केमिकल नेम है। फॉलिक एसिड विटामिन B9 का केमिकल नेम है, विटामिन B9 का केमिकल नेम है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का केमिकल नेम है, ठीक है। विटामिन B2 का केमिकल नेम है दोस्तों, ठीक है। अब आप मुझे विटामिन C का केमिकल नेम बताएंगे। विटामिन C का केमिकल नेम बताइए, विटामिन D का केमिकल नेम बताइए, ठीक है। और दोस्तों विटामिन B12 का केमिकल नेम बताइए, ठीक है। इन 3 केमिकल नेम आप मुझे बताओगे विटामिन के, ठीक है। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है इन तीनों के केमिकल नेम बताओगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन 9। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? देवनागरी, खरेष्टी, ब्राह्मी या पाली? अब जब पहले इंग्लिश वर्जन भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 इंग्लिश वर्जन है, इसका कमेंट करिएगा। अब जब ऋग्वेद की बात कर दी है तो इन क्वेश्चन के जवाब फटाफट दे लो। सबसे पहले ऋग्वेद की बात करें तो इसमें सबसे पहले मुझे आप बताइए कि इसमें दोस्तों कितने शब्द हैं? ऋग्वेद में कितने शब्द हैं? पहला क्वेश्चन तो ये, ऋग्वेद में कितने शब्द हैं? इसमें कितने सूक्त हैं? इसमें कितने सूक्त हैं? इसमें कितने मंडल हैं ये बताइए। और इसमें कितनी ऋचाएं हैं? ये मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे दो भैया आप। इसमें कितनी ऋचाएं हैं और इसका उपवेद क्या है? इसका उपवेद क्या है? बस मेरे ये क्वेश्चंस के जवाब दे दो आप लोग मुझे। अगले पेज पे लिखूंगा मैं ये उपवेद, पहले आप इनके जवाब दो, इनके जवाब दो। मैं अगले पेज पे लिख के आता हूँ उपवेद वगैरह, ठीक है। अगले पेज पे मैं लिख के आता हूँ, इनके जवाब दो आप लोग, ठीक है। इसके उपवेद बताइए, उपवेद कौन कौन से? इसका उपवेद क्या है? उपवेद आप मुझे इसके उपवेद बताइए, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में क्या है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या, आप मुझे ये बताइए। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, आप मुझे ये बताइए। ऋग्वेद के 8वें मंडल में क्या है, आप मुझे ये बताइए, ठीक है। ये आपको कमेंट करना है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको ये कमेंट करना है। चलिए अब हम एक एक आंसर टिक करते हैं। पहले तो हम आंसर टिक करेंगे कि ये दोस्तों इसकी जो मूल लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है दोस्तों, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको कितने सारे क्वेश्चंस मिलने, बेफिक्र रहिए। इसमें अगर देखा जाए तो 1.5 यानी 1.5 लाख तक दोस्तों इसमें कितने 1.5 लाख शब्द हैं दोस्तों। सूक्त कितने हैं आप मुझे ये बताइए। इसमें सूक्त कितने हैं दोस्तों? मंडल तो 8 है, इसमें सूक्त कितने? कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखना इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं। लेकिन ये जो दोस्तों ऋचाएं हैं यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना 10,562 आपको ध्यान रखना है। अलग अलग जगह इसकी संख्या रही है लेकिन इसकी संख्या यही मानी जाती है, ठीक है। और ये सबसे पुराना है दोस्तों, सबसे पुराना वेद है ये, सबसे पुराना वेद है। और नया पूछे तो अथर्ववेद है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पुराना वेद है। अब यहाँ पर कुछ और है। उपवेद क्या है इसका? जो इसका उपवेद है मेरे वीरों वो आयुर्वेद है। क्या है? आयुर्वेद क्या है? इसका उपवेद है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें क्या है? गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र। इसमें क्या है? गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र की दोस्तों कितने रचना करिए दोस्तों? विश्वामित्र। लिख लो दोस्तों, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का सीधा पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने करी, तो ध्यान रखना विश्वामित्र मेरे वीरों, ये आपको ध्यान रखना डेट। विश्वामित्र एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए ऋग्वेद के 8वें मंडल में क्या है, ठीक है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10। पीएच स्केल किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इसमें पी का अर्थ क्या होता है बताइए। द पीएच स्केल मेजर द हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन इन सॉल्यूशन। व्हाट डज पी मीन इन इट। इसमें पी का मान क्या होता है दोस्तों? शक्ति, पोटेंशियल या पोटेंज। दोस्तों इंग्लिश में भी इनको यही कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर डी ऑप्शन को सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगला क्वेश्चन 11। हॉकी की गेंद का मानक वजन कितना होता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड वेट ऑफ हॉकी बॉल। 160 ग्राम से 156 ग्राम तक, 161 ग्राम से लेकर 156 ग्राम तक, 163 ग्राम से लेकर 156 ग्राम तक, या 162 ग्राम से लेकर 156 ग्राम तक। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें उनका जवाब पूर्णतः सत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 12। किस फुटबॉल टीम ने
सफ U-T20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? वॉट विच फुटबॉल टीम हैज वॉन द सेफ U-T20 चैंपियनशिप टाइटल? बताइए। और किस देश को हराया मुझे ये भी बताइएगा, और इसकी मेजबानी किस देश ने करी थी मुझे ये भी बताइएगा। 2-3 क्वेश्चन है दोस्तों। पहले तो कौन जीता, अपन यहाँ पे तीनों ही क्वेश्चन लिख लेते। कौन जीता, कौन सा देश जीता वो आपको कमेंट करना है। किसे हराया वो भी कमेंट करना है। साथ में हराया, साथ में हमारे ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। और दोस्तों मेजबानी किसने करी इसकी? मेजबानी इसकी किसने करी है दोस्तों? मेजबानी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस कवर करने हैं दोस्तों इस क्लास में। बताइए, इस क्लास में अपन इस हर एक क्वेश्चंस का तोड़ करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए इन क्वेश्चंस के जवाब बताइए। चलिए पहले हम ध्यान रखेंगे, पहले हम आंसर टिक करेंगे कि जो हमारे प्रश्न का आंसर है वो जीता कौन है? बांग्लादेश। तो यहां पे लिख लो भाई, बांग्लादेश जीत गया है, बांग्लादेश। ठीक है, जिसकी संसद का नाम शोरा है। ठीक है, नहीं शोरा नहीं है, शोरा तो अफगानिस्तान की है। झटिया संसद है इसकी। ठीक है, इसकी संसद का नाम झटिया संसद है। चलिए, और वाटर लिली इसका राष्ट्रीय प्रतीक है। हराया किसको भाई? हराया किसको? नेपाल को हराया। लिख लो भाई, नेपाल को हराया दोस्तों, और नेपाल देश ने ही इसकी मेजबानी करी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन 13। निम्न में से किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हिंदी वर्जन है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, अब यहां पर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको पूछना चाहूंगा इस क्लास में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप कौन सा है? ऊंचा महाद्वीप बताइए, सबसे ऊंचा महाद्वीप कौन सा है? ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा, यहां पे मैं सही से लिख, सबसे ऊंचा महाद्वीप बताना आपको। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे ऊंचा बताइए। सबसे ऊंचा बताना दोस्तों आपको। ठीक है, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी महाद्वीप बताना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बताइए। ज्वालामुखी कहां? ये महाद्वीप, सक्रिय महाद्वीप बताइए, सक्रिय द्वीप बताइए ना, द्वीप लिख रहा हूं, महाद्वीप एक ही बात है। ठीक है, चलिए बताइए इन क्वेश्चंस के जवाब। तो सबसे पहले अगर ऊंचा द्वीप बोले तो दोस्तों ध्यान रखना कोटोपैक्सी है। क्या ना भाई? कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा द्वीप है, कोटोपैक्सी। ये किस देश में भाई? इक्वाडोर देश में। ठीक है, इक्वाडोर देश लिख लो, इक्वाडोर देश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप कौन सा? तो बैरन द्वीप, ध्यान रखेंगे मेरे वीरों, बैरन द्वीप लिख लो यहां पे, बैरन द्वीप। आपने ये तो बता दिया कि बैरन द्वीप, लेकिन इसकी लोकेशन तो बिल्कुल अंडमान और निकोबार आइलैंड में, दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बनता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन और है कि भारत का सब ऊंचा तो जलप्रपात ऊंचा तो महाद्वीप बता नहीं, लेकिन शांत और मृत द्वीप कौन सा है? शांत या मृत द्वीप, शांत या मृत द्वीप कौन सा है? मृत द्वीप एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शांत व मृत द्वीप बताना है। तो ध्यान रखना वो एक ही नाम है दोस्तों, एकांगुआ द्वीप। एकांकागुआ है ना, एकांकागुआ एंडीज पर्वत पे है। एकांकागुआ कहां पर है भाई? यहां पे लिखो एंडीज पर्वत पर, इस पेन से लिख देते हैं हम, एंडीज पर्वत पर, इसको सही से लिख देते हैं, एंडीज पर्वत नाम ध्यान रखना। ठीक है, एंडीज पर्वत लिख लो, एंडीज पर्वत। आज थोड़ा स्क्रीन मिस्टेक करिए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों। एंडीज पर्वत, ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम इसका आंसर टिक करेंगे, जिस पर एक भी द्वीप नहीं है उस देश का नाम क्या? ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया द्वीप पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों। अच्छा, ज्वालामुखी की ही बात कर रहे थे, मैं भी क्या महाद्वीप कर रहा था। ठीक है, हाँ, तो इनमें से दोस्तों एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए, निम्न में से इंद्रावती किसकी एक सहायक नदी है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इंद्रावती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या सिंधु रिवर? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे, बताइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है।
तो पहले तो हम इसका आंसर टिक करेंगे गुरुजी। इसका सही आंसर आएगा गोदावरी रिवर दोस्तों, ठीक है। तो इंद्रावती ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। अब गोदावरी की दोस्तों कुछ सहायक नदियां देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सहायक नदियां, यहाँ पे मैं टॉपिक डाल देता हूँ सहायक नदियां, मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर्स, ठीक है, ऑफ गोदावरी। सहायक नदियां, ठीक है। गोदावरी की कुछ मैं आपको सहायक नदियां बता देता हूं जो आपको मस्ट नीडेड है, ध्यान रखना ही है। पहली ध्यान रखेंगे दोस्तों वर्धा, वैनगंगा, वैनगंगा। दूसरा ध्यान रखेंगे पैनगंगा, ठीक है, पैनगंगा ध्यान रखेंगे। मजीरा भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। प्राणहिता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राणहिता दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आज थोड़ा पेन इतना मिस्टेक हो रहा है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है रिवर जो एग्जाम में यही पूछी जाती है दोस्तों, इससे बाहर नहीं पूछी जाती है, ठीक है। प्राणहित, चलो मैं ओरली ही आप लिख लो, ये लिखा है यहाँ पे, लिख ही नहीं रहा है। प्राणहिता ध्यान रखना दोस्तों, एक प्राणहिता भी है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहीं पर बता देता हूं, चलो यहीं पर बता देता हूं। अब ये जो गोदावरी नदी है दोस्तों, ये जो गोदावरी नदी है ये निकलती कहां से दोस्तों? तो ध्यान रखना त्रिकम्बेश्वर पहाड़ से निकलती है, त्रिकम्बेश्वर। उसका उद्गम होता है त्रिकम्बेश्वर पहाड़ से होता है दोस्तों, त्रिकम्बेश्वर पहाड़ से, नासिक के त्रिकम्बेश्वर पहाड़ से होता है दोस्तों। चलो आप ओरली सुन लो, यहाँ पे लिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना गोदावरी नदी दोस्तों जिसका उद्गम कहां से होता है? त्रिकम्बेश्वर पहाड़ से होता है दोस्तों, नासिक के त्रिकम्बेश्वर पहाड़ से, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहां से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का देखते हैं आप ओरल कितना जवाब देते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो ध्यान रखना, नाम याद रखना, आर के षणमुखम चेट्टी, आर के षणमुखम चेट्टी, आर के षणमुखम चेट्टी, ये नाम ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आर के षणमुखम चेट्टी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस के जवाब आपको ही देने हैं। अनुच्छेद 19 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? हु कॉल्ड आर्टिकल 19 द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए। तो आप सभी को पता होगा, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी, सबसे लंबा कार्यकाल रहा था इनका, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। उद्देश्य प्रस्ताव को लाने वाले कौन है भाई? जवाहरलाल नेहरू जी दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू जी जो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे दोस्तों, उसको उद्देशिका के रूप में जाना जाता है दोस्तों, और उद्देशिका को प्रस्तावना में किया गया दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव बहुत पूछा जाता है जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जो क्वेश्चन 17 है ना, वो क्या कह रहा है कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? बताइए। हु कॉल्ड द आर्टिकल 32 द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो बिल्कुल फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पिता जिसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा संविधान के आर्टिकल 32 को, ठीक है। बाबा भीमराव अंबेडकर, लिख लो, बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर जी दोस्तों। बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना दोस्तों, तीनों ही लंदन में हुए थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन थे, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। मतलब कि जो 3 राउंड टेबल हुई थी ना दोस्तों, राउंड टेबल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो उसमें दोस्तों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हितकर्णी सभा इन्हीं की है दोस्तों, इन्होंने फाउंडर है हितकर्णी सभा के दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। हितकर्णी सभा के संस्थापक कौन है? तो बाबा भीमराव अंबेडकर। आपको नाम ध्यान रखना है। बढ़े बिना समय गवाए आगे, चलिए ये इन क्वेश्चंस के और जवाब दीजिए। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा दोस्तों? विच प्लेनेट हैज द लोवेस्ट डेंसिटी? सबसे कम घनत्व है उस ग्रह का, वो नाम बताइए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, सभी वीर बताएंगे। तो जिसका सबसे कम घनत्व है वो है शनि ग्रह, शनि, जिसे सांझ का तारा भी कहा, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। तो शनि ग्रह दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट? यहां पर छोटा पूछा है, मैं आपसे बड़ा पूछना चाहूंगा। यहां पर बड़ा उपग्रह कौन सा है? बड़ा उपग्रह बताइए, बड़ा
आप लोग मुझे बड़ा बताएंगे, ठीक है, बड़ा कौन सा है, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए। बस मेन 100 की एक बात यही है कि क्वेश्चन कहीं से भी आए हमारा क्वेश्चन आंसर, हमारा जो आंसर है वो करेक्ट होना चाहिए बस, ठीक है। आपको पूछा सबसे छोटा, तो ध्यान रखना डीमोस। डीमोस ये किस ग्रह का उपग्रह है दोस्तों? मंगल ग्रह का दोस्तों, ध्यान रखना डीमोस। और एक और है फीबोस, ठीक है, दोनों ग्रह उपग्रह ध्यान रखना। डीमोस, डीमोस तो छोटा है पर ये है किसका? मंगल ग्रह का। और बड़ा पूछे तो आप ध्यान रखें गैनीमेड। गैनीमेड ये किसका दोस्तों? गैनीमेड ये दोस्तों बृहस्पति का है। 78 गैनीमेड लिख लो यहाँ पे, सही से लिख लो इसको थोड़ा सा, ठीक है, गैनीमेड लिख लो, ठीक है। तो ये किसका है दोस्तों? ये थोड़ा करेक्शन है, थोड़ा आप सही कर लीजिएगा। ये दोस्तों बृहस्पति ग्रह का है दोस्तों, बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, ध्यान रखना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति दोस्तों, आप ध्यान रखना, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 20, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बहुत ही शानदार करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अप्रूव द यूनिफाइड पेंशन स्कीम? बताइए, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। शुरू से अंत तक आप लोग क्लास को देखा करें दोस्तों। आज ये चौथा हमारा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसी तरह हमारे जीके जेएस के ताबड़तोड़ प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे और आपको मेहनत हमारे साथ डेली करते रहना है दोस्तों, ठीक है। और आप सभी को पता है हमारी जो मैथ की क्लास है वो हर संडे को टॉपिक वाइज लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और अभी तक जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहीं मिलेगी। तो इस प्रश्न का आप लोग अगर जवाब महाराष्ट्र ट्रिक कर रहे हैं तो आपका ये जवाब पूर्णतः सत्य है। कितने भी, चलो दोस्तों, महाराष्ट्र के दोस्तों यहाँ पर सीएम कौन है, कोई मुझे बताएगा? यहाँ के सीएम कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है? बताइए, यहाँ के सीएम और गवर्नर बता दो, मजा आ जाएगा। यहाँ के सीएम कौन है बताइए, गवर्नर कौन है दोस्तों ये भी बताइए, कमेंट में सभी के देखना चाहूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप सभी को पता, मैं आपको डेली होमवर्क में देता हूं और आप सभी भाई बहन डेली होमवर्क में इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं दोस्तों? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कपिल परमार हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलेटिक टू विन पैरालंपिक मेडल इन विच स्पोर्ट? कौन से खेल में दोस्तों? बताइए दोस्तों, सभी वीर बताएंगे। ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करिएगा। जो भी होमवर्क में ये क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होमवर्क, ताकि आपको पता रहेगा ये होमवर्क का क्वेश्चन है। ये मेरे भाई होमवर्क का क्वेश्चन है और आप सभी को इस होमवर्क के क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास में 21 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करिएगा कि आज जो 21 क्वेश्चन हुए कवर, इसमें से आपने कितने सही किए, क्या आपका तैयारी रहा, क्या लेवल रहा, कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी आपको इस कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी तो मेरे सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को लाइक करिएगा और क्लास को जरूर शेयर करिएगा अपने मित्रों तक दोस्तों, ठीक है। आपका लाइक और शेयर बताएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। सभी भाई बहन क्लास को शेयर करिए। बिल्कुल शानदार कंटेंट है दोस्तों, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इस क्लास की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाए तो मेरे वीडियो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। साथियों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप आपको, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाइए और ज्वाइन हो जाइए। अभी तक जितनी भी हमारी आरपीएफ की क्लासेस हुई हैं वो आपको उसी चैनल पर, मतलब टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी, सभी की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा। आज हमने दोस्तों कितने 4 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए जीके जीएस के, ठीक है। तो आप अगर इनको, जिन्होंने वो बाकी के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा जो दोस्तों क्लास का टाइमिंग 8 PM रहेगा। डेली हम 8 PM पर आपके लिए नए प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर होंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस डेली आधा घंटा निकाल लो दोस्तों। डेली आधे घंटे में हमारा क्या जाता है, हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा आधे घंटे में ना। ये तो है नहीं कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, नहीं कुछ सीखने को ही मिलेगा।
तो आप आधा घंटा निकाल के डेली दिन भर में आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए और शाम के 8 बजे के टाइम आप आधा घंटा निकाल के एक प्रैक्टिस सेट ले लिया करो दोस्तों, ठीक है, ताकि आपके दिन में जो भी आपने जीके जीएस में जितना भी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन हो सके दोस्तों, ठीक है। कल हम साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, एक और नए जोश के साथ दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।